18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा। मोदी विरोधियों ने अपना घोषणा पत्र अभी से जारी कर दिया है। राहुल गांधी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अखिलेश यादव भी लंदन से लौट आए हैं। पूरा इंडी गठबंधन नए सीजन के लिए होमवर्क कर रहा है। संसद के पहले 2 दिन सभी सांसदों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा और यहीं से हंगामा शुरू होगा। यह सच है कि नरेंद्र मोदी के पास 2014 और 2019 जैसी ताकत नहीं है। विपक्ष 10 साल में पहली बार लोकसभा में मजबूत स्थिति में है। राहुल गांधी विपक्ष के डिप्टी स्पीकर होने की शर्त रख चुके हैं। डिप्टी स्पीकर पर इंडिया अलायंस झुकने के लिए तैयार नहीं है और यहीं से मोदी सरकार 3.0 का पहला इम्तिहान शुरू होगा। 24 के नतीजों से इंडिया अलायंस का जोश आई है, लेकिन नरेंद्र मोदी पहला सरप्राइज देने के लिए रेडी हैं। एक रिपोर्ट देखिए। मोदी 3.0 की पहली परीक्षा क्या बहुत टफ होने वाली है? मोदी 3.0 का पहला टेस्ट क्या मोदी क्लियर कर लेंगे? मोदी 3.0 का पहला एग्जाम क्या राहुल परेशान कर देंगे? ये बातें ऐसे ही नहीं उठ रही हैं। जिस तरह से नई संसद शुरू होने से पहले राहुल एंड टीम ने मोदी सरकार के खिलाफ बिसात बिछानी शुरू की है, उससे तो यही लग रहा है मोदी 3.0 का फर्स्ट पेपर ही मोदी के लिए आसान नहीं होने वाला है। मोदी 3.0 की पहली प्रोटेम स्पीकर वाली परीक्षा मोदी ने तो पास कर ली है। 20 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के आर्टिकल 95(1) के तहत ओडिशा के कटक से भाजपा सांसद भृतहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दिया। संसद में नवनिर्वाचित सांसदों को महताब ही शपथ दिलाएंगे, लेकिन राहुल की टीम कह रही है मोदी 3.0 के पहले पेपर में ही मोदी सरकार ने नियम तोड़ दिया है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति पर ही मोदी 3.0 का चेहरा एक्सपोज हो गया है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी संसदीय परंपरा को खत्म कर रही है। 8 बार के सांसद कोडिकुनिल सुरेश को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना चाहिए, लेकिन उनकी जगह भृतहरि महताब को बनाना सरासर गलत है। सवाल सीधा सही है, कार्यकाल किसका ज्यादा है? 7 बार बड़ी संख्या होती है या 8 बार बड़ी होती है? तो जो आप बना रहे हो मुश्किल से 2-3 दिन 4 दिन चलेगा। इनके पास कोई ऐसा शक्ति नहीं होती। सरकार इतना डरी हुई क्यों, घबराई हुई क्यों है? लोकतंत्र में विश्वास क्यों नहीं करती? परंपराओं पे क्यों नहीं चलती? तानाशाही के रास्ते पे क्यों चल रही? 8 बार के निर्वाचित हमारे सुरेश जी हैं और 7 बार के निर्वाचित भृतहरि जी हैं। तो 8 वाले को क्यों नहीं बनाया? इसका जवाब देंगे। गणित आती कि नहीं आती उनको? गिनती आती कि नहीं आती? कांग्रेस मोदी 3.0 के पॉलिटिक्स के पेपर में मोदी सरकार को मैथ समझा रही है, लेकिन मोदी सरकार कह रही है कि प्रोटेम स्पीकर के सवाल में कांग्रेस गलत फॉर्मूला लगा रही है। संसदीय परंपरा और सीनियरिटी के बहाने नया पेंच फंसा रही है और असली बात नहीं बता रही है। मोदी सरकार का तर्क है कि सुरेश और भृतहरि महताब के सिलेक्शन प्रक्रिया में एक बड़ा अहम फर्क है। ये सच है कि सुरेश 8 बार के सांसद हैं, जबकि भृतहरि महताब 7 बार के सांसद हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा पेंच ये है कि महताब ने लोकसभा सदस्य के रूप में 7 कार्यकाल बिना ब्रेक के पूरा किया है, जबकि के सुरेश 8 बार के सांसद तो रहे हैं, लेकिन 1998 से 2004 तक उन्हें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। मोदी सरकार का कहना है कि के सुरेश का लगातार ये 4था कार्यकाल है। उस हिसाब से सीनियरिटी उनकी ब्रेक कर गई है। इसी वजह से प्रोटेम स्पीकर के वो योग्य नहीं हैं। बीजेपी कह रही है प्रोटेम स्पीकर को लेकर अभी तक कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस जानबूझकर विवाद कर रही है। स्पीकर डिप्टी स्पीकर का जो कौन होगा ये विषय अलग है। मैं रूल पे जा रहा हूं कि ये सिंपल सा एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट को लेकर के एक प्रो टेम स्पीकर जो ओथ देने के लिए बनाया जाता है और ये कस्टमरी है, ये कन्वेंशन है। इसको लेकर के 2 दिन से पॉलिटिक्स किया जा रहा है। ये मैं दंग रह गया कि कांग्रेस पार्टी इससे छोटा राजनीति करने का और नहीं मिला। यही मिला क्या? ये कोई विषय है क्या? आप बताइए। ये मुद्दा बनने का चीज नहीं है, ये एक सिंपल प्रक्रिया है।
इसलिए मैं आपके सामने में ये क्लैरिफिकेशन दे रहा था, क्योंकि आज तक प्रो टर्म स्पीकर को लेकर के पार्लियामेंट के अंदर में कोई विषय नहीं हुआ। इवन 17 लोकसभा में भी जब वीरेंद्र जी को प्रो टर्म स्पीकर बनाया, कोई विषय नहीं हुआ। तो अचानक ये जो झूठ बोल करके विषय क्यों बनाया, ये मैं सवाल करना चाहता हूं। अब सवाल है कि ये स्थिति पैदा कैसे हुई, कौन सही है कौन गलत, प्रोटेम स्पीकर का नियम क्या है। दरअसल सदन के सबसे सीनियर यानी सबसे ज्यादा बार चुने गए सांसद को प्रोटेम स्पीकर बनाने की परंपरा रही है। सच्चाई ये है कि इसका कोई लिखित संविधान नहीं है, संविधान में भी प्रोटेम का जिक्र नहीं है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्रालय के कामकाज की ऑफिशियल हैंडबुक में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति और शपथ ग्रहण के बारे में लिखा गया है। प्रोटेम स्पीकर की परंपरा रही है जो पहली लोकसभा से चली आ रही है। इस बार प्रोटेम स्पीकर की दौड़ में 2 सांसद थे, एक बीजेपी के वीरेंद्र कुमार और दूसरे कांग्रेस के कोडिकुनिल सुरेश थे। वीरेंद्र कुमार मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से चुनकर आते हैं, वहीं कोडिकुनिल सुरेश केरल के मवेलिकारा सीट से आते हैं। दोनों 8 बार के सांसद हैं, लेकिन लगातार नहीं हैं। बीजेपी का तर्क है सीनियरिटी सुरेश की ब्रेक है। वीरेंद्र कुमार पिछली बार भी प्रोटेम स्पीकर थे, इस बार उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया है, इसीलिए उन्हें प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया जा सकता। प्रोटेम स्पीकर नए सांसदों को शपथ दिलाता है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाता है और नए अध्यक्ष के चुनाव तक सारी जिम्मेदारियां निभाता है। भारत के संसदीय इतिहास में ऐसा कम हुआ है जब प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी राजनीतिक विवाद खड़ा हो, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है। प्रोटेम यानी कि अस्थायी, अंग्रेजी में टेम्पररी, ऐसा स्पीकर जिसका काम है कि जो चुनकर सदस्य आए हुए हैं उन्हें सांसद का शपथ दिलाना। अब समझा जा सकता है कि ऐसे में विवाद की कहाँ गुंजाइश थी जो कि सिर्फ 2 दिन के लिए प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यह आरोप लगाया कि उनके सदस्य के सुरेश 8वीं बार के सांसद हैं, बावजूद उन्हें प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया गया। सत्ता पक्ष के द्वारा यह बताया गया कि इसमें विवाद की कोई जगह नहीं। न सिर्फ संख्या देखा जाता है बल्कि ये देखा जाता है कि लगातार आप कितनी बार सांसद बने हैं। के सुरेश लगातार 4 बार ही सांसद बने हैं, जबकि भर्तृहरि महताब लगातार 7 बार सांसद बने हैं, यानी कि बीच में एक बार भी चुनाव नहीं हारे। दूसरी चीज़ ये भी देखी जाती है कि जब जब आप चुने गए तब आपका सांसद का तौर पर टर्म 5 साल था या उससे कम का रहा, यानी क्या लोकसभा का विघटन पहले हो गया था। इस मामले में भी भर्तृहरि महताब का कार्यकाल के सुरेश के मामले में ज़्यादा बड़ा है और इस लिहाज से उनका चयन किया गया। समझा जा सकता है कि अगर इस मसले पर भी अपोजिशन के द्वारा विवाद खड़ा किया गया तो उनके तेवर कैसे हैं और सत्ता पक्ष को उन्हें कैसे सामना करना होगा। मोदी 3.0 के पहले पेपर प्रोटेम स्पीकर को लेकर इतना विवाद क्यों है, कांग्रेस इसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रही है? क्योंकि राहुल एंड टीम को लोकसभा अध्यक्ष और डिप्टी स्पीकर के सिलेक्शन में प्रोटेम स्पीकर की भूमिका अच्छी तरह से समझ में आ रही है। स्पीकर डिप्टी स्पीकर के चुनाव तक प्रोटेम स्पीकर रहता है तो चुनाव में एज मिलने की संभावना रहती है, क्योंकि जिस तरह से इंडी अलायंस ने स्पीकर डिप्टी स्पीकर के सिलेक्शन को लेकर माहौल बनाया है, उससे तो ये साफ दिख रहा है कि मोदी 3.0 की अगली कठिन परीक्षा 26 जून को होने जा रही है, जब डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का चुनाव होगा। दरअसल राहुल के इंडी ब्लॉक ने शर्त रख दी है कि डिप्टी स्पीकर पद मिलेगा तभी स्पीकर पद पर सर्वसम्मति के लिए वो हामी भरेंगे। लेकिन मोदी सरकार के सूत्रों से जो खबर सामने आ रही है, मोदी सरकार अपनी शर्त पर ही काम करने जा रही है। डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को तो वो नहीं देगी, सहयोगी दलों में से भले किसी को दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो पहली बार होगा जब स्पीकर के लिए चुनाव होगा, क्योंकि आजादी के बाद से अब तक स्पीकर सर्वसम्मति से ही चुने गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार सत्ता की सरकार है। जिस तरीके से सरकार मिले वो सब कुछ वो करने के लिए तैयार है। आज कोई राम मंदिर का नाम नहीं ले रहा, कोई राम का नाम नहीं ले रहा। सत्ता आ गई सब। ऑफ कोर्स, निश्चित आरजेडी हमेशा मुखर रही है, चाहे किसानों का मसला हो, मजदूरों का मसला हो, युवाओं का मसला हो, और इस सरकार को मैंडेट भी उसी तरह का है, सावधानी से चलो नहीं तो दुर्घटना हो जाएगी। 24 और 25 जून को
नए सांसदों की शपथ दिलाई जाएगी। 26 जून को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना है और जिस तरह से दोनों पदों को लेकर विपक्ष ने माहौल बनाया है, उससे ये साफ लग रहा है कि मोदी 3.0 पहले दिन से ही हंगामेदार होने वाला है। आमतौर पर स्पीकर का पद सत्ताधारी और डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के पास जाता है, लेकिन पिछली लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद खाली था। संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव का प्रावधान दिया गया है। लोकसभा में जीवी मावलंकर पहले स्पीकर और एम ए अयंगर पहले डिप्टी स्पीकर थे। अगर चुनाव की कंडीशन बनती है तो लोकसभा स्पीकर का चुनाव 26 जून को होगा, जबकि डिप्टी स्पीकर के चुनाव की तारीख स्पीकर तय करेंगे। अगर स्पीकर के लिए एक से ज्यादा उम्मीदवार हैं, तो फिर बारी बारी से प्रस्ताव रखा जाता है और जरूरत पड़ने पर वोटिंग भी कराई जाती है। जिसके नाम का प्रस्ताव मंजूर होता है उसे स्पीकर चुना जाता है। स्पीकर का कार्यकाल उसके चुनाव की तारीख से लेकर अगली लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक होता है, यानी जब तक 18वीं लोकसभा की पहली बैठक नहीं होती तब तक ओम बिरला ही स्पीकर रहेंगे। बीजेपी के सोर्सेज बता रहे हैं कि इस बार भी स्पीकर के लिए ओम बिरला का ही नाम आगे है। 18वीं लोकसभा के गठन के लिए संसद सत्र की शुरुआत के पहले ही विपक्ष ने सत्ता पक्ष की तरफ से अपना एक पासा फेंक दिया। पासा ये कि अगर सत्ता पक्ष लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद अपोजिशन को दे तो फिर स्पीकर पद के लिए सर्वसम्मति बनाई जा सकती है, यानी कि बिना चुनाव स्पीकर का चयन किया जा सकता है। सत्ता पक्ष के सूत्रों का ये कहना है कि उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं कि अपोजिशन को वो डिप्टी स्पीकर का पद ऑफर करें। सत्ता पक्ष के सूत्रों का कहना है कि ये तय है कि स्पीकर बीजेपी का ही होगा। डिप्टी स्पीकर के लिए सहयोगी दल पर भी विचार किया जा सकता है, यानी कि साफ है कि अगर अपोजिशन अपने स्टैंड पर कायम रहता है तो इस बार 26 तारीख को जिस दिन स्पीकर का चयन होना है उस दिन चुनाव की नौबत आ सकती है। अगर ये सब हो भी जाता है तो भी मोदी 3.0 में चुनौतियां कम होने वाली नहीं हैं। इसकी शुरुआत 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से ही शुरू हो जाएगी, जब 5 सालों के लिए नई सरकार का रोड मैप राष्ट्रपति पेश करेंगी। इसके बाद प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा को संबोधित करेंगे और जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो विपक्ष के पास इस बार कई ऐसे अस्त्र हैं जो मोदी 3.0 के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। विपक्ष का जोर 3 मुद्दों पर रहेगा। नंबर 1 नीट, नंबर 2 अग्निवीर और नंबर 3 एग्जिट पोल के बाद शेयर बाजार में हुआ उथल पुथल। इसकी क्षमता इतनी है कि जिसके स्वयं सर्वोच्च हमारे शिखर पे बैठे हुए लोग, जिसके मुखिया हों, उसकी परीक्षा न हो पाए। यूजीसी नेट की परीक्षा आखिर क्यों स्थगित की गई? इसका मतलब सरकार अक्षम है। और सरकार के लोग चूंकि जो पहले की परीक्षा हुई हैं उनमें सब सरकारी तंत्र शामिल है, तो इसलिए कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसमें भी कुछ गड़बड़ी हो जाए तो परीक्षा स्थगित। वहाँ पे लीक करा के पेपर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया और यहाँ इसको स्थगित करके छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये सरकार पूरी तरह छात्रों और युवाओं के हित को रक्षा करने में असमर्थ है, लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी का वादा है कि हम छात्रों का, नौजवानों का साथ सड़क पर भी देंगे, संसद में। इसके अलावा ममता बनर्जी ने भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू करने को लेकर समीक्षा की बात कह चुकी हैं और इसके खिलाफ मोदी सरकार को घेरने के लिए एक्टिव भी हो गई हैं। मोदी सरकार पर संसद में दबाव बनाने के लिए ममता बनर्जी ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम से मुलाकात भी की, जो विधेयकों की जांच करने वाली संसद की अस्थायी समिति का हिस्सा थे। आपको बता दें, जब ये तीनों विधेयक लोकसभा में पारित हुए तब 146 सांसद सदन से निलंबित थे। इसीलिए ममता बनर्जी इस पर समीक्षा की बात कर रही हैं। दीदी को पता है इस बार मोदी 3.0 में वो स्थिति नहीं है। मोदी सरकार बैसाखी के सहारे है, इसीलिए मोदी सरकार पर जितना जोरदार हमला होगा उतना दबाव बनेगा। मोदी सरकार को संसद में घेरने का चक्रव्यूह भी तैयार होने लगा है, क्योंकि इस बार 10 साल बाद पहली बार विपक्ष को नेता मिलेगा। संभावना ये है कि इंडी अलायंस मोदी के सामने
विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी को पेश करेगा। और अगर ऐसा होता है तो संसद में बड़ी ही दिलचस्प तस्वीर नजर आएगी, जब नरेंद्र मोदी सामने होंगे और उनके सामने 10 साल बाद एक मजबूत विपक्ष होगा और सामने राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत पूरा इंडी ब्लॉक खड़ा होगा। तैयारी किस तरह की है, इसी से समझ सकते हैं कि दीदी पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार कांग्रेस के साथ खड़ी होती नजर आ रही हैं। कहा तो ये जा रहा है कि वायनाड में ममता बनर्जी प्रियंका गांधी के लिए प्रचार भी कर सकती हैं। ये ठीक बात है कि कांग्रेस पार्टी बंगाल के अंदर कमजोर हुई है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि कांग्रेस पार्टी किसी दूसरे राजनीतिक दल की मदद करेगी। कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत करेगी और अगले चुनाव की तैयारी करेगी। कांग्रेस को पूरे देश के अंदर जो अपना गठबंधन है उसको ध्यान में रखते हुए ये सोचना चाहिए कि अगर आप अपने इंडियन अलायंस के खिलाफ ही, अपने इंडिया अलायंस के पार्टनर्स के खिलाफ ही मोर्चा खोल देंगे तो पूरा इंडिया अलायंस कमज़ोर होगा। फिर राष्ट्रीय मुद्दों पे कैसे जो है एक राय बनेगी, फिर कैसे लोग जो है पार्लियामेंट के अंदर केंद्र सरकार को घेरेंगे। तो मुझे लगता है कि एक लक्ष्मण रेखा तो कांग्रेस को बनानी चाहिए, खासतौर पे उन राज्यों में जहाँ पे कांग्रेस इंडिया गठबंधन के दलों के खिलाफ जो है खड़ी होती है। मैं ही नहीं कहता कि आप अपनी राजनीति बंद कर दीजिए, मगर एक लक्ष्मण रेखा आप बनाइए, वरना इससे ओवरऑल इंडिया अलायंस का जो सेंटीमेंट है उस पर नुकसान होता है। वहीं दूसरी तरफ ओवैसी भी इस बार मुस्लिम आरक्षण को लेकर मोदी सरकार को घेर सकते हैं। ओवैसी मुस्लिम आरक्षण के जिस मुद्दे को उठा रहे हैं, इस पर इंडी अलायंस भी चुप नहीं रह सकता। अगर ऐसा होता है तो मोदी 3.0 किसी चुनौती से कम नहीं होगा। लेकिन मोदी सरकार ने भी तय किया है, संख्या बल में वो भले ही कम हो, लेकिन काम होगा तो मोदी स्टाइल में। न गठबंधन टूटेगा और न ही मोदी सरकार झुकेगी। सेशन स्टार्ट होने वाला है पार्लियामेंट को लेकर, सर जेडीयू का क्या स्टैंड, क्या तैयारी रहेगी आप लोग के साथ? नहीं, हम लोग का नया सेशन शुरू हो रहा है और सरकार बनी है, पहला सेशन शुरू होने वाला है और इतने बड़े मैंडेट से मिली है। बिहार की जनता ने इतना बड़ा समर्थन दिया है हम लोगों को, और जो विपक्ष में जो बिहार में लोग थे उनको बुरी तरह नकार दिया है। एक तो 2025 का भी संकेत दे दिया बिहार के जनता ने जो बिहार में क्या होगा, और जो इतना बड़ा मैंडेट दिया है, हम लोग की जवाबदेही अगले 5 साल में बिहार के इंटरेस्ट में, बिहार के लिए जो काम है वो केंद्र में हम लोग परस्यू करके उस काम को कराएंगे। 25 की तैयारी की बात कर रहे सर, चेहरा नीतीश कुमार होंगे? बिल्कुल, उसमें कहा कोई दिक्कत। 17वीं लोकसभा की तुलना में मौजूदा 18वीं लोकसभा में अपोजिशन का संख्या बल बढ़ा हुआ है, वजन ज़्यादा मजबूत है। ऐसे में मोदी 3.0 को विपक्ष की ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सामने राहुल गांधी तो होंगे, लेकिन उनके साथ अखिलेश यादव भी, और भविष्य में वायनाड से अगर प्रियंका गांधी चुनाव जीतती हैं तो वो भी उन्हें ज्वाइन कर लेंगे। ऐसे में अपोजिशन के द्वारा कोशिश होगी कि सत्ता पक्ष के लिए हर मोर्चे पे कोई न कोई अवरोध खड़ा करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार गठबंधन की सरकार राष्ट्रीय स्तर पर चला रहे हैं और अपोजिशन का इतना बड़ा हुआ आरोप भी वो पहली बार हैंडल करेंगे। हालांकि इसमें भी कोई दो राय नहीं, वो कुशल प्रशासक तो हैं ही, शानदार मजे हुए और अनुभवी राजनेता भी। और ऐसे में समझा जा सकता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संसद के भीतर एक जबरदस्त लड़ाई देखने को मिलेगी, जिसकी पहली बानगी 24 जून से शुरू होने वाले सत्र में ही दिख सकती है, जब नीट विवाद को लेकर अपोजिशन जबरदस्त हंगामा करने के मूड में दिखेगा।